अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके होल मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स इन आवर बॉडी, मैथ्यूनिन, सिस्टीन एंड सिस्टाइन। जो मैथ्यूनिन होता है वो एसेंशियल होता है, तो यानी इट इज़ क्या कहते हैं आपको डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। एंड जो सिस्टीन एंड सिस्टाइन होते हैं ये नॉन एसेंशियल होते हैं, ये बेसिकली मैथ्यूनिन से ही बनते हैं। अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे कैसे बनते हैं। उसके अलावा आपका सल्फर बॉडी में कहाँ से आता है, कुछ वाइटामिन से आता है, जिसमें वाइटामिन B1 हो गई विच इज़ योर थायमीन, लाइपोइक एसिड हो गया एंड बायोटिन हो गई। तो जो क्या कहते हैं मैथ्यूनिन है वो मैंने बताया इट इज़ एसेंशियल, और मैथ्यूनिन से आगे फिर सिस्टीन बनता है, देन सिस्टीन से सिस्टाइन बनता है। सिस्टीन एंड सिस्टाइन आर नॉन एसेंशियल। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये याद रखने चाहिए कि मैथ्यूनिन जो है वो अपने ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन के थ्रू सिस्टीन बनाता है, और जब भी मैथ्यूनिन ने ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन करने होंगे तो फर्स्ट इट हैज़ टू बी एक्टिवेटेड। तो वो पूरी हम मेटाबॉलिक फेट पढ़ेंगे। और ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है कि जो भी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास अदर देन कार्बन एटम डिफरेंट क्या कहते हैं एटम पे, जिस तरह मैथ्यूनिन में सल्फर एटम के साथ मिथाइल ग्रुप जो होती है वो इनको ट्रांसफर कर पाते हैं। तो दिस इज अ ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन की जो मिथाइल ग्रुप होती है ये ट्रांसफर हो जाती है। मैथ्यूनिन में कैसे होती है कि ये पहले एक्टिवेटेड होता है ATP से, देन होती है। तो ये हम अभी कर लेते हैं। मेटाबॉलिक फेट ऑफ मैथ्यूनिन, पहली है एक्टिवेशन जो मैथ्यूनिन की होगी, एंड देन डीमिथाइलेशन टू फॉर्म होमोसिस्टीन। होगा क्या, मैथ्यूनिन with the help of ATP, with the help of magnesium acting as cofactor and with the help of glutathione, मैथ्यूनिन एडिनोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में, जिसका नाम होता है एस एडिनोसाइल मैथ्यूनिन, जिसको हम सैम भी कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, एक तरह से 3 ATPs आपके यूजर पूरे होते हैं, क्योंकि ATP जो होता है वो अपने तीनों फॉस्फेट्स रिलीज कर देता है। एक तो इनऑर्गेनिक की फॉर्म में कर देगा, 2 पायरोफॉस्फेट्स की फॉर्म में, और जो उसकी एडिनोसिन ग्रुप थी, एडिनोसाइल ग्रुप थी, वो मैथ्यूनिन में आके क्या कहते हैं सल्फर के साथ बाइंड हो जाती है। जिस तरह यहाँ दिखाया हुआ है ATPs आए मैथ्यूनिन एडिनोसाइल ट्रांसफेरेज के थ्रू, ये पूरी एडिनोसिन की जो ग्रुप है वो सल्फर के साथ एक्ट कर गई, और अब जो मैथ्यूनिन है वो एक्टिवेटेड हो गया। अब ये एक्टिवेटेड फॉर्म क्या करेगी, जिसका नाम सैम होता है एस एडिनोसाइल मैथ्यूनिन, ये अपनी जो सल्फर ग्रुप है इसको अपनी जो मिथाइल ग्रुप है इसको ये मिथाइल एक्सेप्टर्स को ट्रांसफ़र करेगी। अब इसने अपनी मिथाइल ग्रुप को, ये मिथाइल ग्रुप है इसको ट्रांसफ़र कर दिया टू डिफरेंट मिथाइल एक्सेप्टर्स। उसकी वजह से एस एडिनोसाइल मैथ्यूनिन कन्वर्ट हो जाएगा एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन में। वो यहाँ पे हो गया सैम, जो एस एडिनोसाइल मैथ्यूनिन था उसने अपनी मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र किया, ट्रांसमिथाइलेशन कर दी, जिससे वो खुद कन्वर्ट हो गया एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन में। अब एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन में क्या होगा, जो आपका जिधर सल्फर एडिनोसाइल के साथ बॉन्डेड है, जो सल्फर कार्बन बॉन्ड है जिसके साथ वो बॉन्डेड है, वहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, H2O आएगा, वहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ सल्फर कार्बन बॉन्ड करा देगा, जिससे एडिनोसिन रिलीज हो जाएगी, और जो आपकी होमोसिस्टीन है वो भी रिलीज हो जाएगी। ये दिखाया हुआ है कि इससे सैम अपना क्या कहते हैं एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन से हाइड्रोलेस आया, हाइड्रोलिसिस हुई, जिससे एडिनोसिन भी रिलीज हो गई और आपका होमोसिस्टीन भी निकल गया। अब होमोसिस्टीन की 2 फेट्स होती हैं, या तो होमोसिस्टीन आपका वापस रीमिथाइलेशन करा के कहते हैं मैथ्यूनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, या जो होमोसिस्टीन है वो फिर आगे अपनी डिफरेंट जो होल मैथ्यूनिन की फेट थी उसमें चला जाएगा। आगे के कहते हैं जो इसके वो होते हैं रिएक्शंस होते हैं, तो आगे के रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। आगे ये क्या कराता है, जो होमोसिस्टीन होता है, नाउ द होमोसिस्टीन इज कन्वर्टेड टू होमोसिडीन एंड दिस इज अ ट्रांससल्फ्यूरेशन रिएक्शन। होता है क्या, इसमें जो होमोसिस्टीन होती है वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिस्टर थायोनिन सिंथेटेस, विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड सीरीन एंड विद द हेल्प ऑफ विटामिन B6 कन्वर्ट होगा सिस्टर थायोनिन में। सिस्टर थायोनिन क्या करेगी, सिस्टर थायोनिन में एक थियोनेस क्लीवेज आएगा, जिससे वो सिस्टीन जो दूसरा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड था उसको प्रोड्यूस कर देगी और होमोसिडीन को प्रोड्यूस कर देगी। ये रिएक्शन मैंने कहा ट्रांससल्फरेशन रिएक्शन होता है। ट्रांससल्फरेशन क्यों, क्योंकि इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, जो सल्फर ग्रुप मैथ्यूनिन के पास था वो अब क्या कहते हैं सिस्टीन के पास आ गया, इट हैपन। तो ये ट्रांससल्फरेशन रिएक्शन हुआ कि जो सल्फर के ग्रुप है उसकी मैथ्यूनिन से ट्रांसफर होगी सिस्टीन में, और जो बाकी कार्बन स्केलेटल कंपाउंड होगा सिस्टीन में वो कहाँ से आएगा, वो सीरीन दे रहा होगा पहले रिएक्शन में। तो होता है कि होमोसिस्टीन कन्वर्ट हो जाता है सिस्टर थायोनिन में विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम सिस्टर थायोनिन सिंथेसेस, विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड सीरीन एंड विद द हेल्प ऑफ विटामिन B6 सिस्टर थायोनिन की क्लीवेज हुई विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थियोनेस, जिससे सिस्टीन और होमोसिडीन निकल गया। होमोसिडीन आगे जाके क्या करेगा, वो डिग्रेड हो जाएगा एंड प्रोडक्ट्स में विच आर प्रोपियोनाइल कोए एंड अल्फा अमाइनो ब्यूटेरेट।
होमोसिडीन सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ एंजाइम होमोसिडीन डीएमाइनेज कन्वर्ट होगा अल्फा कीटो ब्यूटरेट में, बीच में इंटरमीडिएट इमिनो एसिड बनाएगा, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ब्यूटरेट में। अल्फा कीटो ब्यूटरेट अपने क्या कहते हैं, या तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपियोनाइल को ए में, या वो विद द हेल्प ऑफ क्या कहते हैं ट्रांसअमाइनेशन कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा अमाइनो ब्यूटेरेट में। जो अल्फा अमाइनो ब्यूटेरेट है वो आपका यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। जो प्रोपियोनाइल को है वो देन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मिथाइल मेलोनाइल को ए कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल को ए, सक्सिनाइल को आपकी चली जाएगी टीसीएस साइकिल में। और प्रोपियोनाइल को ए जो है इट इज़ क्या कहते हैं ग्लूकोजेनिक कंपाउंड। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो फिर एक मेटाबॉलिक रोल हुआ मैथ्यूनिन का। मैथ्यूनिन इटसेल्फ इट इज़ अ ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, क्योंकि ये प्रोपियोनाइल को ए की क्या कहते हैं प्रोडक्शन करा रहा है। इन पूरे थ्रू ये जिसकी मेटाबॉलिक फेट थी 3 स्टेप्स से, इन स्टेप्स के थ्रू के पहले एक्टिवेशन हुई एंड डीमेथाइलेशन टू होमोसिस्टीन, देन इसकी कन्वर्जन हुई होमोसिस्टीन की होमोसिडीन से, एंड देन डिग्रेडेशन हुई होमोसिडीन की उसके एंड प्रोडक्ट्स में। बेसिकली ये मैथ्यूनिन के एक तरफ से 2 एंड प्रोडक्ट्स हुए पूरे इसके होल मेटाबॉलिज्म के, प्रोपियोनाइल को ए और अल्फा अमाइनो ब्यूटेरेट। अल्फा अमाइनो ब्यूटेरेट एक्सक्रीट हो गया और जो प्रोपियोनाइल को है वो कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल को है और वो चला गया टीसीए में। उसके अलावा जो कुछ और रोल्स हैं मैथ्यूनिन के, मैथ्यूनिन हमने यहाँ देख लिया कि सिस्टीन की फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है, सिस्टीन बन रही है। उसके अलावा मैथ्यूनिन कुछ पॉलीअमाइन सिंथेसिस की क्या कहते हैं प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। उसके अलावा मैंने कहा कि मैथ्यूनिन जो होता है वो ट्रांसमेथाइलेशन रिएक्शन करा रहा होता है, तो वो करता क्या है डिफरेंट ट्रांसमेथाइलेशन रिएक्शन के थ्रू एक उसका लाइपोट्रोपिक फंक्शन होता है। लाइपोट्रोपिक फंक्शन क्या होता है, मैथ्यूनिन इथेनोलोअमाइन की ट्रांसमेथाइलेशन कराता है जिससे वो इथेनोलोअमाइन कन्वर्ट हो जाता है कोलिन में। कोलिन इज अ लाइपोट्रोपिक फैक्टर। कोलिन आपका क्या कहते हैं फैटी लिवर की क्या कहते हैं प्रोडक्शन को, फैटी लिवर को रिड्यूस कराता है क्योंकि कोलिन इज अ लाइपोट्रोपिक फंक्शन। तो इस तरह एक मेटाबॉलिक रोल ये भी होगा मैथ्यूनिन का कि इट हैज़ लाइपोट्रोपिक फंक्शंस। दिस वाज ऑल द क्या कहते हैं ऑल ऑफ द कैटाबोलिज्म ऑफ योर मैथ्यूनिन। इससे रिलेटेड एक और चीज़ होती है, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिवियर लिवर डिजीज़ होती है और उनकी ब्रेस्ट में एक फाउल ऑर्डर आ रही होती है। उस फाउल ऑर्डर का नाम होता है फोएक्टर हेपेटिकस। इट्स नॉट फोएक्टर, आई स्पेल्ड इट रॉन्ग, इट्स फोएटर हेपेटिकस। फोएटर हेपेटिकस क्यों होता है, ये बेसिकली मिथाइल मरकैप्टन एक कंपाउंड होता है, इसकी वजह से होता है। ये मिथाइल मरकैप्टन बनता कैसे, जो मैथ्यूनिन होती है उसकी ट्रांसअमाइनेशन होती है। ट्रांसअमाइनेशन से मैथ्यूनिन क्या कहते हैं, हमने ट्रांसअमाइनेशन की मैंने वीडियो में भी बताया था कि इससे एक डिफरेंट कीटो एसिड और न्यू अमाइनो एसिड जनरेट होगा। मैथ्यूनिन की ट्रांसअमाइनेशन से एक कीटो एसिड बनेगा जिसका नाम ये है, अगर ये ना याद भी हो तो कोई मसला नहीं, अल्फा कीटो गामा मिथाइल थियो एंड ब्यूटेरिक एसिड। बेसिकली पता होना चाहिए कि कीटो एसिड है, इस कीटो एसिड की स्पॉन्टेनियसली हाइड्रोलिसिस होगी, वाटर आके इस पर हाइड्रोलिसिस कराएगा। जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगी तो ये कीटो एसिड एक कंपाउंड बना देगा जिसका नाम होगा मिथाइल मरकैप्टन। और ये मिथाइल मरकैप्टन ही होता है जिसकी वजह से फाउल ऑर्डर आ रही होती है जो पेशेंट्स में सीवियर लिवर डिजीज़ होती है। और जो फाउल ऑर्डर होती है उसका नाम क्या होता है, फोएटर हेपेटिकस। सो दिस वाज ऑल ऑफ द थिंग रिलेटेड टू मैथ्यूनिन। अब मैंने पहले बताया था मैथ्यूनिन सिस्टीन में कन्वर्ट होगा, जो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि मैथ्यूनिन ने सिस्टीन भी बना दिया। सिस्टीन मैंने कहा आगे सिस्टाइन में कन्वर्ट होगा। सिस्टाइन में कैसे कन्वर्ट होगा, ये पूरा मेटाबॉलिज्म ऑफ सिस्टाइन है इस रिएक्शन के थ्रू से 2 मोल्स ऑफ क्या कहते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। 2 मोल्स यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टीन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम NADH डिपेंडेंट ऑक्सीडोरिडक्टेस कन्वर्ट हो जाएंगे सिस्टाइन में। और सिस्टाइन का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो यही होता है कि सिस्टाइन खुद कैटाबोलाइज हो जाते हैं इन 2 मोल्स ऑफ सिस्टीन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम NADH डिपेंडेंट ऑक्सीडोरिडक्टेस। इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। सिस्टाइन की इतनी स्टोरी पता होनी चाहिए। आगे हम आ जाते हैं सिस्टीन पे। मेटाबॉलिक फेट ऑफ सिस्टीन क्या है, सिस्टीन की मेटाबॉलिक फेट ये है कि वो कैटाबोलाइज हो जाएगा पायरुविक एसिड में। 4 डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं जिनके थ्रू वो पायरुविक एसिड में जा सकता है। वो 4 रिएक्शंस हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये पता होनी चाहिए कि इसकी मेटाबॉलिक फेट सिस्टीन की क्या है कि वो कैटाबोलाइज हो जाएगा पायरुविक एसिड में। जिस तरह मैथ्यूनिन की 3 मेटाबॉलिक फेट्स थी कि वो पहले एक्टिवेट होगा, फिर डीमिथाइलेट हो जाएगा होमोसिस्टीन में, फिर वो होमोसिस्टीन कन्वर्ट हो जाएगा होमोसिडीन में, एंड देन वो होमोसिडीन डिग्रेड होकर एंड प्रोडक्ट्स बना देगा प्रोपियोनाइल कोए और अल्फा अमाइनो ब्यूटेरेट। उसी तरह सिस्टीन की मेटाबॉलिक फेट क्या है कि वो कैटाबोलाइज हो जाएगा पायरुविक एसिड में। मेटाबॉलिक रोल्स क्या हैं सिस्टीन के, सिस्टीन पायरुविक एसिड बना रहे हैं, पायरुविक एसिड इज ग्लूकोजेनिक, तो हैंस सिस्टीन भी आपका क्या कहते हैं ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड बन गया। सिस्टीन वी नो इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसकी हम काफ़ी बात कर चुके हैं, ये पता होना चाहिए। ये काफ़ी इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं बॉडी में। ये आपके रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को भी, मेम्ब्रेन की भी इंटेग्रिटी कराता है। इसके और डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं।
तो ये ग्लूटाथियोन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है सिस्टीन। उसके अलावा सिस्टीन जो है टोरीन की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। टोरीन क्या करता है, टोरीन आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जब डिग्रेड हो जाता है कॉलिक एसिड में, तो टोरीन कॉलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एक प्राइमरी बाइल एसिड बना देता है, टोरोकोलिक एसिड। तो उसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि सिस्टीन टोरीन की भी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। उसके अलावा टोरीन ऑक्सीडेटिवली डिकार्बोक्सिलेट होकर बना देता है मरकैप्टो इथेनोलामाइन। मरकैप्टो इथेनोलामाइन एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इट इज़ अ बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोएंजाइम ए। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि सिस्टीन व्हेन इट्स डिकार्बोक्सिलेटेड इट फॉर्म्स मरकैप्टो इथेनोलामाइन जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट है कोएंजाइम ए का। उसके अलावा सिस्टीन कुछ प्रोटीन आपकी क्या कहते हैं जो नेल्स, हेयर्स, हूफ्स और क्या कहते हैं और जो बाकी प्रोटीन्स हैं आपकी स्किन में, जिस तरह कैरेटिन हो गई, उन प्रोटीन्स का ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सिस्टीन। और उसके अलावा कुछ क्या कहते हैं आपके हार्मोन्स होते हैं जिस तरह इंसुलिन और वेसोप्रेसिन हो गया, उनके भी सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टीन ही होता है। तो ये हम डिफरेंट देख सकते हैं, ये सारे डिफरेंट मेटाबॉलिक रोल्स हैं सिस्टीन के। फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, इट इज़ ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड क्योंकि पायरुविक एसिड दे रहा है। उसके अलावा इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। उसमें भी ग्लूटाथायोन 3 ट्राइपेप्टाइड से बना होता है जिसमें मेन इंपॉर्टेंट एक सिस्टीन होता है। उसके अलावा सिस्टीन टोरीन की प्रोडक्शन कराता है। उसके अलावा सिस्टीन मरकैप्टो इथेनोलामाइन की प्रोडक्शन कराते हैं विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोएंजाइम ए। उसके अलावा सिस्टीन आपकी नेल्स, हेयर्स और क्या कहते हैं कैरेटिन इन और जो स्किन की प्रोटीन्स हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। और उसके अलावा आपका जो सिस्टीन है वो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स बना रहा होता है इंसुलिन और वेसोप्रेसिन और कुछ अदर हार्मोन्स के। So this was the all things related to the metabolism of your sulfur containing amino acids। अब इनकी क्लिनिकल्स की बात कर लेते हैं। There are three different types of clinicals: cystinuria, cystinosis और फिर homocystinuria। homocystinuria में further 4 types हैं। cystinuria जो है वो मैंने अपनी क्या कहते हैं जो प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट वाली वीडियो थी उसमें भी समझा दिया था। बेसिकली cystinuria होता है ये कि जो सिस्टीन आपका अमाइनो एसिड है उसकी जो किडनी होती है वहाँ पे उसकी सही से रीएब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती। उसकी वजह से आपके 4 अदर अमाइनो एसिड्स है जिनका मैंने निमोनिक कोल बताया था, सिस्टीन, ऑर्निथीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ये रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे तो ये आपके यूरिन में आ रहे होंगे, इसलिए इसको सिस्टीन्यूरिया कहते हैं। इसके अलावा होता क्या है, सिस्टीन इट्स अ इनसोल्यूबल अमाइनो एसिड, तो ये आपके रीनल ट्रैक्ट में, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में ये क्या करेगा, स्मॉल सिस्टाइन कैलकुलाई बना देगा, स्टोन्स बना देगा। तो इसकी एक ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। और वो क्या कहते हैं हमें पता कैसे चलेंगे, हम डायग्नोज कैसे कर पाएंगे। एक तो इसके लिए साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट होता है, वो टेस्ट हम कैसे करते हैं उसका हमें प्रोसेस याद करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, आपके जो यूरिन है उसमें सिस्टाइन के क्रिस्टल्स आ रहे होंगे। तो ये वाज ऑल रिलेटेड टू सिस्टीनोरिया। उसके अलावा एक होता है सिस्टीनोसिस। सिस्टीनोसिस में बेसिकली क्या होता है कि जो आपका ये वाला एंजाइम था NADH डिपेंडेंट ऑक्सीडोरिडक्टेस, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से सिस्टाइन जो है वो सिस्टीन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। सिस्टाइन का मेन कैटाबोलिज्म क्या था कि सिस्टाइन सिस्टीन में कन्वर्ट हो रहा था, जब ये एंजाइम नहीं होगा सिस्टाइन ऑक्सीडोरिडक्टेस तो जो सिस्टाइन है सिस्टीन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से इस डिसीज़ को हम सिस्टाइन स्टोरेज डिसीज़ भी कहते हैं। सिस्टाइन के क्रिस्टल्स आपके लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, पेरिफेरल ल्यूकोसाइट्स और लिम्फ नोड्स, किडनी, कॉर्निया यहाँ पे आके दे के कहते हैं फॉर्म हो जाते हैं और यहाँ पे आके वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। इनके क्या कहते हैं 3 तरह के वो फर्दर क्लिनिकल्स हैं सिस्टाइनोसिस में, कि आपके चाइल्ड्स में भी होता है। चाइल्ड में ये कैसे होगा, उसमें हमको रीनल इंसफिशिएंसी नज़र आएगी अगर वो किडनी के लेवल पे प्रेसिपिटेट कर देंगे सिस्टाइन के क्रिस्टल्स। तो जो आपका यूरिन होगा इट कैन बी, या तो उसमें जो क्या कहते हैं सिम्टम्स हो सकते हैं, इट कैन बी ग्लाइकोशोरिया, इट कैन बी पॉलीयूरिया, इट कैन बी अमाइनो एसिड्यूरिया। और जो एडल्ट्स होंगे, एडल्ट्स में क्या होगा कि एडल्ट्स में वो बिनाइन कंडीशन होती है, उसमें वो किडनी में नहीं प्रेसिपिटेट करते, वो बेसिकली कॉर्निया में जाकर प्रेसिपिटेट करते हैं। सो दिस वाज रिलेटेड टू सिस्टाइनोसिस। फिर जो इम्पॉर्टेंट है होमोसिस्टिनोरिया। होमोसिस्टिनोरिया 4 टाइप के होते हैं जिनमें से जो टाइप 1 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इट इज़ अ क्लासिकल होमोसिस्टिनोरिया। इसमें बेसिकली जो एंजाइम होता है सिस्टाथायोनिन सिंथेटेस, जो कि ये वाला एंजाइम था, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अब इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि जो होमोसिस्टीन है उसकी जो आपकी ही वो है कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्लड में एंड यूरिन में ये बढ़ जाती है, क्योंकि आगे फिर सिस्टाथायोनिन और सिस्टीन बन नहीं रहा होगा। तो इससे होगा क्या
जो इसमें रिलेटेड हमें सिम्टम्स मिलेंगे, देयर विल बी मेंटल रिटार्डेशन। एक चार्ली चैपलिन गेट होगी कि वॉडलिंग सी गेट हो रही होगी उस पेशेंट में। उस पेशेंट को हेपेटोमेगैली होगी, उसको काफ़ी स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ होंगी, उसकी स्पाइन में भी उसकी कॉड फिश उसकी क्या कहते हैं जो स्पाइनल वर्टिब्रास होंगी वो बिल्कुल एक्सरेज में कॉड फिश वर्टिब्रा की तरह नजर आ रही होंगी। उसको थोरैक्स में भी कोई डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, उसको काइफोसिस हो सकता है, स्कोलियोसिस हो सकता है, उसकी जो लेंस हो सकती है वो डिसलोकेट हो सकती है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं एक्टोपिया लेंटिस। और इसकी होमोसिस्टिनोरिया की वजह से आगे जाके काफ़ी कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स भी आते हैं। आपका एमआई हो सकता है और थ्रोम्बोसिस हो सकता है। थ्रोम्बोसिस कैसे कॉज होता है कि ये कहते हैं बेसिकली थ्रोम्बोसिस कराएगा और प्लाक फॉर्मेशन करा देगा, जिससे जो आर्टरीज का ल्यूमेन है वो रिड्यूस हो जाएगा और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस मिलेंगी। और होमोसिस्टीन क्या करता है ब्लड में, जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है जहाँ पे कोलेजन होता है, वहाँ पे एक एंजाइम होता है लाइसिल ऑक्सीडेज। लाइसिल ऑक्सीडेज इज अ कॉपर कंटेनिंग एंजाइम। बेसिकली होमोसिस्टीन लाइसिल ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से कोई कोलेजन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। जब कोलेजन नहीं बन पाएगी तो आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो सही से बन नहीं पाएगा और आगे जाके फिर आपको थ्रोम्बोसिस होगा। थ्रोम्बोसिस एक आपका हैगमैन्स फैक्टर निकलता है जिसको हम फैक्टर 12 कहते हैं, जो फर्दर प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन करा रहा होता है। सो ये मेन जो चीज़ें हैं, जितनी भी ये डेफिशिएंसीज हैं सारी, ये जो सिम्टम्स हैं, ये सब हमको होमोसिस्टिन्यूरिया टाइप 1 में मिलते हैं। उसके अलावा 2-3 और होते हैं, होमोसिस्टिन्यूरिया टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। जो टाइप 2 और टाइप 3 होते हैं वो इन एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। टाइप 2 होता है N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोरेट होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफेरेज की डेफिशिएंसी की वजह से। और जो टाइप 3 होता है वो होता है N5 N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोरेट रिडक्टेज की डेफिशिएंसी की वजह से। बेसिकली मैंने जो कहा था कि होमोसिस्टीन का, मैंने कहा था कि 2 फेट्स होंगी, या तो वो रीमिथाइलेटेड हो जाएगा मेथ्योनीन में, या वो फिर आगे जो हमने सारी पढ़ी है सिस्टर थायोनिनो सिस्टीन वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा। होता क्या है कि अगर इसकी ज़्यादा इंक्रीज प्रोडक्शन हो तो इसको हमने रीमिथाइलेट कराना होता है, लेकिन जो ये 2 एंजाइम्स होते हैं इनके जो सिम्टम्स मिलेंगे दे विल ऑल बी रिलेटेड टू मेंटल रिटार्डेशन। इसमें कोई लेंस का आपका एक्टोपिया लेंटिस नहीं मिलेगा इन दोनों में। इन दोनों में इन जो एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होगी उसकी वजह से जो होमोसिस्टीन है वो फिर मेथ्योनीन में वापस कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला जो एंजाइम जो टाइप 3 में था वो था N5 N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोरेट रिडक्टेज। बेसिकली जो ये वाला एंजाइम है इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसकी वजह से N5 N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोरेट N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, जिसकी वजह से जो आपका क्या कहते हैं होमोसिस्टीन था वो फिर N5 टेट्राहाइड्रोफोलेट के थ्रू मेथ्योनीन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और जो तीसरा एंजाइम था वो था N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफेरेज। उसमें भी बेसिकली यही होगा कि जो आपका होमोसिस्टीन है वो इसकी क्या कहते हैं इसको नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से वो मेथ्योनीन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। चौथा जो होता है टाइप 4, इट इज़ डिफेक्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेथ्योनीन की जब रीमिथाइलेशन हो रही है उसमें सिर्फ फॉलिक एसिड नहीं, उसमें विटामिन B12 की भी प्रोडक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि जो मिथाइल कोबालामीन एंजाइम होता है वो मेथ्योनीन सिंथेस में भी क्या कहते हैं उसकी इसकी जो प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी होता है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। तो अगर विटामिन B12 की क्या कहते हैं कोई डिफेक्ट होगा, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रही होगी, तो उसकी वजह से जो होमोसिस्टीन होगी वो मेथ्योनीन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी और फिर हमको जो एक वो क्लिनिकल मिलेगा इट विल बी होमोसिस्टिनोरिया टाइप 4। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देयर आर 2 मेजर डिस्पोजल पाथवेज टू होमोसिस्टीन। कन्वर्जन ऑफ मेथ्योनीन रिक्वायर्स फोलेट ये जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है फॉलिक एसिड हो गई, एंड आपकी क्या कहते हैं फोलेट डिराइव कोएंजाइम एंड विटामिन B12। विटामिन B12 क्यों? क्योंकि वो मेथ्योनीन सिंथेस की एक्टिविटी को फर्दर एनहांस करती है। So these were all the clinicals and all of the things related to your sulfur containing amino acids. I hope easily समझ में आ गई हो। अगर नहीं समझ में आई हो then you can ask for help in comment section. Thank you.